दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति और भारतीय अधिनियम। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन बनेगा, हर पेपर के लिए ये आवश्यक है। हिंदी से संबंधित जो भी पेपर होंगे उसमें क्या हो गए, क्वेश्चन आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो हिंदी का राजभाषा दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को। तो दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से हमारे। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है और भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इसमें 4 अध्याय हैं। किसमें? 17 जो भाग है, 17 भाग का जो शीर्षक है राजभाषा का, उसमें 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी अयंगर फॉर्मूले के नाम से भी विख्यात है। इसमें यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके फॉर्मूले पे विख्यात है, ये प्रसिद्ध है, तो मुंशी अयंगर फॉर्मूला। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 क्लोज 1 और 210 है, जिसमें संसद और विधान मंडलों के भाषा संबंधी का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 120 क्लोज 1 2 संविधान के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। या तो संसद की भाषा जो कार्य होगा तो वो या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। भाई मान लो किसी को अंग्रेजी या हिंदी में बोलना नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है? अपनी मातृभाषा में बोलने की उसे अनुमति दे देंगे राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 120 क्लोज 2 में उपलब्ध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे ही प्रभावी होगा मानो या तो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो यह कार्य हिंदी में चलता रहेगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वह इसके लिए दूसरी भाषा को अपना सकता है। अनुच्छेद 210 संविधान के अनुच्छेद 210 क्लोज 1 में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अब इसमें यहाँ ये भी बता दिया गया कि जो हमारा आर्टिकल है 210 उसमें ये कहा गया कि राज्य के जो विधानमंडल के जो कार्य होंगे, राज्य के कार्य राजभाषा और राजभाषाओं में संबंधित या तो हिंदी में होंगे उनके कार्य या अंग्रेजी में। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या तो विधान परिषद का सभापति हो। ऐसे ही किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषाओं में किसी में भी विचार प्रकट करने में असमर्थ है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी में नहीं बोल सकता तो वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। अनुच्छेद 343 क्लोज 43 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संघ की भाषा कैसी होगी? हिंदी और लिपि उसकी क्या होगी? देवनागरी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। एक तो भाषा क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी और प्लस अंकों का होगा अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा। भारतीय जो होंगे भारतीय अंक भारतीय जो अंक होंगे अंतर्राष्ट्रीय रूप में होंगे। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक रहेगा। यानी कि जो भी एक बार निश्चित हो जाएगा 343 अनुच्छेद के अंतर्गत वो 15 वर्षों तक जारी रहेगा। अनुच्छेद 344 संविधान का अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद, यानी कि जो संविधान आरंभ होगा, शुरू होगा, उसके 5 वर्ष बाद तक राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा।
जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है और न्यायालय में हिंदी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इससे संबंधित क्या होगा, एक आयोग गठित करेगा। अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्ष के बाद भी गठित किया जाएगा। तो इसी प्रकार का आयोग संविधान में कितने वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद। यह आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा हिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे और आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जाएगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या है, हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करना। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाया तो वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा, जैसा पहले से होता आ रहा है तो वो उसी तरह से उसका करता रहेगा। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यानी कि जो दो राज्यों के मध्य में पत्र व्यवहार होगा उनकी क्या होगी, एक राजभाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, यानी कि किसी राज्य में अधिक संख्या बोलने वालों की क्या है, हिंदी है, और वो चाहता है कि इस हिंदी का प्रयोग किया जाए उस राज्य में, तो यह मान्यता दी जाएगी कि इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए। तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वे निर्दिष्ट करे और शासकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। जब तक कोई इसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई ना करे तब तक इसका कार्य किस भाषा में चलता रहेगा, अंग्रेजी में। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में भी होंगे, जैसे संसद के प्रत्येक सदन, किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन है। नंबर 2, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश। संविधान के अधीन अथवा संसद किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम और विनियम उपविधियां होंगी। इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के भी वह क्या कर सकता है, अनुमति के नहीं। राज्यपाल क्या करेगा, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेगा और उसके बाद वह अनुमति लेने के बाद क्या करेगा, उस भाषा को वह राज्य में मान्य प्रदान करेगा। पर यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर, उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। अब यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह उस पर सिफारिश देगा या नहीं। 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रख सके उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनका मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 351 के अनुसार कहा गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे
ताकि वे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से या गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया? संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को 8वीं भाषा में शामिल किया गया। कौन से संविधान के संशोधन के अकॉर्डिंग? 21वें। किस सन में? 1967 के तहत। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। जो 21वें संशोधन में तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71 में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मनी और कोंकणी। ट्रिक होगी इसकी नमक, नम को कर दीजिए। तो न से नेपाली, नेम को, और मैं से मणिपुरी और को से कोंकणी। तो 3 भाषाएं किस में जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। इसमें हो गया एम, डी, बी और एस, MDBS। ट्रिक है ये याद करने की। तो 92वें संशोधन में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 344 क्लोज 1 अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया, जो कि संख्या में 22 है। अब ये संख्या कौन कौन से? असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। हिंदी भाषा का प्रयोग विविध रूप में। राजभाषा। सन 1949 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर श्री राजगोपालाचारी ने। संविधान की सभा की कार्यवाही हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या है? राजभाषा। राजभाषा से तात्पर्य संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति। संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वे इस प्रकार है। राष्ट्रपति का आदेश। सन 1952 ईस्वी में राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है। 1955 में यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार या प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। यानी कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर साथ ही साथ यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ ही क्या होगा? प्रमाणिक होगा। वो कह रहे हिंदी को तो बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जो भी बात सत्य होगी वो अंग्रेजी के पाठों पर आधारित होगी, उसे प्रमाणिक माना जाएगा। 1955 ईस्वी में कुछ परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निर्धारित, जैसे जनता के साथ पत्र व्यवहार में, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिका और संसदीय रिपोर्ट। नंबर 3 है संकल्पों व विधायी नियमों में। नंबर 4 है हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में। नंबर 5 है संधि पत्र और करार में। नंबर 6 राजनयिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले पत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को है ये, इनको कोर्ट में दे देंगे कि कौन से हैं और कौन से नहीं है, तो इन्हें रट लीजिए आप। राजभाषा आयोग। 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खैर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग के राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए गए उनमें से प्रमुख इस प्रकार है। परिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए।
नंबर 2 है हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेष दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास करने चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। संसदीय राजभाषा समिति, इन सुझाव का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 में जो सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं। इन सुझाव का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 ईस्वी में जो सुझाव दिए वे इस प्रकार किए गए। नंबर 1, जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहेंगे। 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाए। उपयुक्त दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति का आदेश। राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया उसके प्रमुख बिंदु हैं। 45 वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे और धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के साथ विकास के लिए एक स्थायी आयोग का भी निर्माण किया जाए। विधायी आयोग की स्थापना की जाए जो विधि कोश का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी शब्द हिंदी में अनुदित हो। शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे। इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करे। इस आदेश के तहत 2 राज्यों की स्थापना कर दी गई। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलियों का आयोग। नंबर 2, विधायी आयोग। प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा और साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शुरू हो गई। राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 में यथा संशोधित। संविधान के उबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाना था, पर इससे ठीक पहले ही अहिंदी क्षेत्रों विशेषतः पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए अधिनियम बनाया गया जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी या किसी राज्य राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। संघ के संकल्पों, अधिसूचना, विज्ञापनों और दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। यह 27 अप्रैल 1963 को लोकसभा में तथा 7 मई 1963 को राज्यसभा में पारित किया गया। यह 10 मई 1963 को अधिनियम हुआ। संकल्प 1967 के संशोधन के बाद हिंदी भाषा राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया जिसके अनुसार सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेंगे। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा। केंद्रीय सेवा भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। सरकारी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। राजभाषा नियम
1976। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना होगी, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयास को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए। इनमें से जो प्रमुख हैं: नंबर 1, देश भर के केंद्र सरकार के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया: कैवर्ग, खैवर्ग और गैवर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। कैवर्ग, खैवर्ग और गैवर्ग। कैवर्ग में वे राज्य आते हैं जिनकी भाषा पहली क्या थी? हिंदी थी। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली। खैवर्ग में ये प्राय राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती थी किंतु पहली भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती थी। इनमें प्रमुख है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार है। गैवर्ग में आते हैं वे शेष राज्य आते हैं, इन राज्यों में प्राय हिंदी नहीं समझी जाती। ये राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के चारों राज्य। क्या क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि उनमें हिंदी का प्रयोग हो। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। खै वर्ग में क्षेत्र में के संबंध में पत्राचार सामान्यतः हिंदी में होगा और गै क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में होगा। यानी खै का जो क्षेत्र है उसमें हिंदी में और गै क्षेत्र में अंग्रेजी में, और कै में होगा अंग्रेजी और हिंदी में, और साथ में उसका क्या करके भेजा जाएगा? अनुवाद। हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ निकाले जाएंगे। इसका दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नामपट, सूचना पट, पत्र, शीर्ष, मोहरे आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। 1976 के बाद राजभाषा प्रगति पर। 1976 से अब तक राजभाषा की प्रगति का विश्लेषण विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार किया जा सकता है। भारत सरकार के 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं: गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है। कौन तय करता है? राजभाषा, गृह मंत्रालय। राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है, तभी सभी मंत्रालयों पर उद्देश्य पूरे करने के लिए दबाव बनाता है। वर्ष के कार्यक्रमों में कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कितने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी में काम करने लगे, कितने टंकन, कितने आशुलिपिक अपने तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, हिंदी के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने कितने कार्य संपन्न किए। यह विभाग हिंदी नहीं जानने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है, जिसके लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 पाठ्यक्रम है: प्रबोध, प्रवीण, प्रयाग। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की गई, जिसका कार्य प्रशासनिक कार्य प्रकार के प्रत्येक साहित्य का अनुवाद करना है। ब्यूरो सरकारी सामग्री के अतिरिक्त सार्वजनिक उपकरणों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की सामग्री का अनुवाद भी करता है। इनके अतिरिक्त अनुवादकों को प्रशिक्षण करने का कार्य भी इसी को सौंपा गया। राजभाषा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करके तालमेल बैठाता रहे। नगर भाषा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कामकाज को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्रालय राजभाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क बनाकर रखकर राजभाषा के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय का विभाग मूलतः विधि साहित्य के अनुवाद से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग लगभग सारे विधि साहित्य का अनुवाद कर चुका है। इसके अतिरिक्त संसद में आने वाले सभी विधेयक पहले से हिंदी अनुवाद तैयार करके पेश किए जाते हैं। अपनी एक और योजना के तहत अब यह विभाग समस्त विधि अनुवाद को इंटरनेट या निकनेट के नाम से के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है। कौन? विधि मंत्रालय।
शिक्षा मंत्रालय और इसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी की संभावनाओं को तलाशने और तराशने में जुटा है। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन, द्विभाषी और त्रिभाषी कोशों का निर्माण आदि तो इसके कार्य हैं ही, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण भी इसका एक प्रमुख कार्य है। किसका? शिक्षा मंत्रालय का। इसकी पहल पर सरकार ने वर्ष 1997 ईस्वी में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र हिंदी के विकास तथा शोध का कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और PY की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी